लेस देन 2 नहीं है ना? डोंट नो सर। ट्रैवल लोन जैसा कुछ होता ही नहीं है, मैं तो नहीं सुना। सर मतलब अभी अभी स्टार्ट हुआ हो तो? पता नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं है। ट्रैवल लोन मैं नहीं। मतलब सर वो टाटा कैपिटल जो कंपनी है ना वो देती है मतलब ये। क्या ट्रैवल लोन? यस सर, ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है। जो उसका फॉर्मेट क्या है, मतलब क्यों देती है? यही मतलब ट्रैवल के लिए, अगर आप कहीं बाहर पे जाना चाहते हो तो। तो लोन के मुंह ऐसा वो कुछ इमरजेंसी केसेस में होगा, लाइक मेडिकल एंड ऑल। जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मेरे को जो लगता है वो कोई स्पेशल केसेस में होगा, मेडिकल एंड ऑल में। ऐसा ट्रैवल लोन जैसा चीज मैं सुना ही नहीं। मतलब बाकी बैंकों में नहीं है, किसमें है बोल रहे हो तुम? सर टाटा कैपिटल कंपनी। मे भी टाटा वाले लोग नया स्टार्ट किए होंगे, मे बी। आज कौन सा तारीख है? 25। 15 हम लोग तुम लोग का पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? 1 अक्टूबर के बाद तो शायद तुम लोग का एग्जाम होगा। तो कल आप लोगों को अभी तक जितना पढ़े हैं सबका लाइन बाय लाइन पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। तो कल से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना। हर दिन एक मॉड्यूल का 1 यूनिट का होता है, एक मॉड्यूल का। तो एक मॉड्यूल में कभी 50-60 स्लाइड्स रहते हैं। थोड़ा बहुत बुक लोग पढ़ा है कि नहीं मिला? सर इसका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा? नहीं, मैं आऊंगा लेने। ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही होगा। पहले क्या होता था ना, बैचेस में एग्जाम होता था, तब हम लोग कॉलेज में पढ़ाते थे। तुम लोग के कॉलेज आवर्स के बाद 1-2 घंटा, और कॉलेज में ही एग्जाम कंडक्ट कराते थे। बट सर अब वो एमसीक्यू के सिनेरियो फॉर्म में होगा कि कैसे? एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। ABCD। सर हम्म। आप सौरभ सर को कहिएगा ना कि लेवल 2 के बुक का भी पीडीएफ हम लोगों को सेंड कर दे करके, अभी तक से नहीं किए हैं। नहीं, वो कल कर देगा। कल एक एक चीज मिल जाएगा तुम लोग को। हम लोग डिसाइड किए हैं कल की डेट पे तुम लोगों को फर्स्ट मॉड्यूल के सारे पीपीटी, सेकंड मॉड्यूल का सेकंड बुक का पहला मॉड्यूल, और लेवल 1 लेवल 2 का बुक, ठीक है? ओके थैंक यू सर। क्या है ना, तुम लोग पढ़ के मेरे को ना पढ़ा दो, इसलिए शायद शेयर कर रहा नहीं कर रहा होगा, पता करता हूँ मैं। एग्जाम क्या क्या आवाज नहीं आ रही है? सर कब तक होगा एग्जाम? कब हो एग्जाम सकता है? कब? अक्टूबर में लेगा शायद। रेडी हो ना तुम लोग एग्जाम के लिए? अक्टूबर फर्स्ट वीक में यस होगा। सर। शायद, हाँ। रेडी हो? यस सर। यस। के मॉड्यूल्स तो एकदम इजी थे, जो पढ़ाया उसी में से तो पूछूंगा मैं। पेपर तो मैं ही सेट करूंगा, टफ सेट करूंगा बहुत। सर आप ठीक है कैसे सर। टाइप क्वेश्चन देंगे? टफ टफ टाइप के। सर टफ नहीं। इजी चाहिए? नहीं सर टफ ही रखिए। टफ ही रखेंगे, और क्या, चीट तो मारना है घर बैठ के, और क्या। हाँ बस वही तो मैं भी बोल रही और सर आप ये ही वैसे वाले सजेस्ट एग्जाम करते नहीं रहे। होते ना, ये वैसे वाले एग्जाम नहीं होते ना कि तुम लोगों को एक दिन का टाइम मिलेगा कि कल तुम लोग लिख के ले आओगे। सर आप ही सजेस्ट कर रहे हैं चीट कर लेना घर बैठ के। नहीं नहीं, ये वैसे वाले एग्जाम नहीं होंगे बोल रहा हूँ मैं।
कि तो चीट कर कैसे लो वाले लिख होंगे के ले सर? आओ। ये ऐसे वाले होंगे कि सामने भी वीडियो क्लास ऑन करा के एग्जाम लूंगा, क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, 2 मिनट दूंगा और लिख के देना होगा आंसर। हाँ तो फिर इजी करो सर, टफ मत देना। फिर आप तो फिर बोल कर रहे लो। थे एमसीक्यू क्यों देंगे, लिख हाँ के तो देना। एमसीक्यू ही पूछूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछूंगा, 1 मिनट दूंगा, अगर बता पाए ठीक, नहीं बता पाए मार्क्स कट जाएंगे। सर ओरल होगा पूरा? पता है नहीं, ओरल लूंगा वर्बल लूंगा, पता है नहीं वर्बल हो ओरल हो रिटर्न हो क्या होगा। सर नेटवर्क नहीं रहता ना किसी किसी के यहाँ पे, तो आप कैसे ऐसे ले सकते हैं ओरल? वो तो भी कैसा सबका नेटवर्क जाएगा एग्जाम के टाइम में, मेरे को पता है ना, उसका व्यवस्था है हम लोग के पास। डोंट वरी, नहीं होगा इतना टफ, इजी होगा, बना लोगे, सब पास हो जाओगे। जी सर। बस एटलीस्ट हम लोग जितने स्लाइड्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेना, इनफ होगा उतना। हाँ सर ठीक ठीक है, है। और थोड़ा बहुत ठीक है अपना बुद्धि लगा भी लेना हाँ कि सर। अगर थोड़ा बाउंसर टाइप के क्वेश्चन आ गए जो कि रहेंगे उसी में से, लेकिन थोड़ा घुमा के अगर सपोज पूछ दिए तो वो आने चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम वहां स्टक हो जाओ। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल स्टार्ट टुडे सेशन। तो स्टार्ट कीजिए। ओके चलो। सो आज कल जो हम लोग यूनिट किए थे, हम लोग ये वाले यूनिट में पूरा लोन के बारे में पढ़ रहे हैं। लोन होता क्या है, लोन के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से लोन होता है, किनको किनको हम लोन दे सकते हैं, इलिजिबल पार्टीज कौन से हैं। अब हर लोन को देने से पहले हम लोगों को बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये थोड़ा हम लोग और डीपर टॉपिक्स में घुस रहे हैं, है ना। बहुत सी चीजों का स्टडी करना पड़ता है। जिन चीजों का स्टडी करना पड़ता है वो चीजें क्या होती हैं उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग ये कॉमर्स वाले कौन है, थोड़ा आवाज करो तो। यस सर। मैं यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो आप लोग ये सब सुने हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सब पढ़े हो। यस सर। यस सर। यस सर। तो यस सर। इन्हीं सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि बिफोर गिविंग अ पर्टिकुलर लोन टू समवन वी हैव टू सी वेदर द लोन इज, कि वो बैठ रहा है कि नहीं हमारे पिक्चर में। उसके लिए हम लोग उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करते हैं। कोई मेरे को प्लीज बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। कोई भी। सर समरी ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे जितना भी बिजनेस फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्या? फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस में जितना भी हम लोग का मनी मतलब कैपिटल से रिलेटेड मतलब पैसे से रिलेटेड चीजें होती है उसका रिकॉर्ड रखना, वो किस में रहता एनालाइज है। करना उसको। सर बैलेंस शीट में जो रखा जाता है एक साल का रिकॉर्ड। सो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, या फिर कोई सैलरीड है तो फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, ये सब के बेसिस पे हम लोग उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई भी बोले तो ये याद रखना कि हम लोग दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट आईटीआर, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मे बी आफ्टरवर्ड्स ही कैन आल्सो आस्क फॉर द सीएमए रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बट व्हाट इज अ सीएमए एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई विल टेल यू अ लिटिल लेटर, क्योंकि उनका जरूरत पड़ता है इफ सपोज अ पर्सन वांट्स अ लोन बिलो मींस अबव देन 2 लाख एंड बिलो 5 लाख, सो एक सीएमए रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, एंड अगर 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए या उससे अधिक लोन चाहिए तो हम लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। वो ये काम सीए लोग करते हैं, तो जो सीए के एस्पायरेंट होंगे उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन ये चीज हमारे कोर्स में नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग एन एडिशनल नॉलेज कि अगर 2 लाख से 5 लाख का लोन चाहिए सो वी शुड मेक अ सीएमए रिपोर्ट, अगर 5 लाख से ऊपर और 10 लाख और उससे ऊपर के लोन चाहिए तो वी शुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक इतना ही सिंपल सा मतलब है, आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप। अच्छा, अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, आप लोग को बनना चाहिए मोस्ट लाइकली कॉमर्स स्टूडेंट। रोमी सिंह परिहार प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर।
रोमी ये बोलो, आईटीआर से क्या समझते हो तुम? कल बताया भी था मैं इसके बारे में शायद। सर सर मैं तो क्या बोलते कल नहीं अटेंड की थी, फिर भी आईटीआर टैक्स होता है और टैक्स क्रेडिट टैक्स समथिंग। होता है, आईटीआर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता है। चलो उसमें होता क्या है? भावना बोलो। अनम्यूट कर लो रोमी। यस सर। भावना म्यूट कर लो, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। पल्लवी बोलो। इनकम टैक्स से रिटर्न होता है इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म नहीं, उसमें क्या डिटेल्स रहती है? सर ये तो नहीं पता, कल अटेंड नहीं करे थे। सदफ, सदफ अनम्यूट करो। अच्छा, साक्षी पाठक। सर ये आईटीआर होती है जिसमें हम जो होल ईयर का इनकम टैक्स का जो हम पे करते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है। अच्छा, आईटीआर सिंपली होता है जो साल भर में हम लोग इनकम करते हैं ना, जितनी भी इनकम हम लोग कहीं से भी कर रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा रहता है। और उस इनकम पे कितना टैक्स पे करने वाले हैं। मान लो किसी ने 10 लाख की इनकम की, तो बकेट के हिसाब से इनकम टैक्स बकेट जान रहे हो ना, इतना से इतना में टैक्स नहीं लगेगा, इस बकेट से इस बकेट में जी टैक्स। सर। तो उस बकेट के हिसाब से उस पर्टिकुलर पर्सन को कितना टैक्स लगने वाला है, ये चीजें रहती है। तो ये होता है आईटीआर। चलो मानसी अनम्यूट करो। यस सर। फॉर्म 16 क्या होता है? सर यार मैं भूल गई। ओके, रजत अनम्यूट करो। अच्छा, रजत का वॉइस नहीं आएगा। सौम्या अनम्यूट करो। सर। बोलो सौम्या। हेलो। हाँ बोलो। सर फॉर्म 16 में ना जो हम लोग का आईटीआर रहता है और उस सब का डिटेल्स रहता है सर उसमें। नहीं नहीं, सॉरी रॉन्ग। रंजना अनम्यूट करो। यस सर। क्या रहता है फॉर्म 16? फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है सर। सर्टिफिकेट क्या रहता है उसमें? उपाधि प्रमाण पत्र? सर किसी कंपनी का। यस सर। उपाधि प्रमाण पत्र। सर किसी सैलराइड कंपनी का पर्सन का कर्मचारी का सैलरी पेमेंट स्लिप होता है। सर सुपर। सैलराइड पर्सन का पूरा जानकारी रहती है। हाँ तो मानसी, सर जिस पूरा लोग सैलरी को का नहीं पता उसमें था और स्लिप बाकी लोग होता है। जिनको नहीं पता है, तो याद आ गया, सैलरीड पर्सन का जितना भी टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है और जितना भी टैक्स पे करो उसको जितनी भी मतलब सैलरीड नहीं नहीं पर्सन नहीं, ये भी का नहीं होता। ये होता है कि एक व्यक्ति जैसे कि फर्स्ट इनकम मार्च टैक्स को रिटर्न इश्यू फाइल होता है। में साल भर का जितना इनकम अर्न करता है वो लिखा रहता है। फॉर्म 16 में कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है ये मेंशन रहता है, बट साल भर की इनकम, उसके पीएफ अकाउंट में कितना फंड गया है, प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा गया है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। मतलब बिजनेसमैन के लिए है आईटीआर और सैलरीड क्लास के लिए है सैलरी स्लिप, सॉरी फॉर्म 16। ठीक है सिमरन? सर एक बार और बताइए। बता रहा हूँ। सिमरन फॉर्म 16 क्या होता है, एक बार बताओ फटाक से। सर फॉर्म 16 वही जैसे जो बिजनेस वाले पर्सन है उनके लिए आईटीआर फॉर्म होता है, और जो जो जॉब वाले पर्सन है उनके लिए फॉर्म 16 बनाया जाता है जिसमें फॉर्म, उनकी पूरी। हाँ जी। हाँ बोलो 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 बोलो।
में उनकी पूरे साल भर की इनकम का ब्यौरा होता है, जिस पर उनका और जो उनका डिडक्शन होता है वो भी उसमें लिखा जाता है, जिस पर मतलब किसी भी तरीके का डिडक्ट वगैरह करके जिस अमाउंट पे उनका टैक्स लगने वाला होता है वो अमाउंट उसमें दी जाती है। सर टैक्स डिडक्शन डिटेल्स, पल्लवी ये लिखा था वहां पे कि टैक्स डिडक्शन डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। एक सैलरीड क्लास का पैसा कहाँ कटता है? पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में कटता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड एक वो होता है जिसमें 12.5% रुपए हमारे सैलरी से हमारा कटता है और 12.5% मिलाती है कंपनी। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसका डिटेल्स रहता है। साल भर में आपको सैलरी से कितनी इनकम हुई वो चीजें लिखा रहता है। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ी क्लियरिटी रहे कि ये सब वर्ड सुनोगे बड़ा बड़ा तो फिर लगेगा कि आप लोग को पता ही नहीं है होता क्या है। चलो सुनिधि अनम्यूट करो। सुनिधि, अच्छा शायद उनका आवाज नहीं आ रहा है। सुनिधि आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा ब्यूटी कुमारी अनम्यूट करो। आभा पटेल। हेलो। हाँ कौन? बोलिए मैडम। सुनिधि। हाँ सुनिधि, ये बताओ सैलरी स्लिप क्या होता है? सर किसी भी पर्सन का सैलरी जो मिलता है उसका पूरा डिटेल रहता है। अच्छा, सैलरी स्लिप कितने महीने का रहता है? हर महीने निकलता है कि हर साल का निकलता है कि हर 5 साल का निकलता है? सैलरी सिर्फ 1 ईयर का होगा शायद सर, कंफर्म नहीं पता। भावना। सृष्टि साहू। यस सर। सैलरी स्लिप कब मिलता है? क्वार्टरली मिलता है, मंथली मिलता है, हाफ ईयर का मिलता है, साल भर का, 5 साल का? सॉरी सर, नो आइडिया। तो मैं बताऊं किसको आइडिया है? सर एवरी मंथ सर मिलता है। एवरी मंथ एवरी मंथ होगा। तो पर जब मंथ मिलता सैलरी है। हर महीने मिलता है तो सैलरी हाँ स्लिप तो भी उसका हर महीना स्लिप भी हर मिलेगा। महीने एवरी मंथ, हाँ सर। यस सर। ये यही सब में फंसोगे कॉमन सेंस में। 5 साल, आधा साल, 3 महीना, अरे हर महीना सैलरी ले रहे हो तो सैलरी स्लिप भी तो हर महीने मिलेगा। यस सर। सैलरी स्लिप भी जनरेटेड मंथली। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, हर महीने की साल भर में कि 3 महीने में? साल भर में। एनुअली। एवरी मंथ। एनुअल रिपोर्ट है, इट इज अ एनुअल एनुअली यस रिपोर्ट, सर। है ना? यस। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस ऑल आर बैलेंस शीट, सॉरी एनुअल रिपोर्ट्स। 1 ईयर। ठीक है, सो सैलरी एक्सेप्ट सैलरी स्लिप, बाकी सब आपका एनुअली निकलता है। एनुअली। ठीक है, चलो यस सर। यहाँ क्लियरिटी मिलेगी। यस सर। एक छोटा सा और थॉट है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? किसको पता है? कॉमर्स, फटाफट बताओ। बोलो। हाँ सर बोलो। जो सर मैं कंपनी पे प्रॉफिट और लॉस हुए रहते हैं वो सब हम लिखे रहते हैं उस अकाउंट में, और भी जो नेट भी प्रॉफिट और नेट एडजस्टमेंट लॉस। सो एक कंपनी एनुअल ईयर में कितना प्रॉफिट बना रहा है और उसमें कितनी उसकी लाइबिलिटीज है, मतलब जितना वो असेट एंड लाइबिलिटी का विवरण कहाँ पे रहता है? ये रहता है बैलेंस शीट में। ठीक है, असेट एंड लाइबिलिटी कोई मेरे को बता दो तो तुम लोग को थोड़ा आज कॉमर्स ही समझ जाऊं कितना है। असेट क्या होता कंपनी या किसी फर्म की जितनी भी खुद की संपत्तियां रहती हैं वो सारी, और जो उनका खुद का है वो उनके लिए असेट्स है, और जो उनको पे करना है दूसरों है? को वो उनके लिए लाइबिलिटी होती है। ओके, कोई इसको मेरे को एक आध एग्जांपल देके बताएगा? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो धनेश्वरी साहू, आप कॉमर्स से हैं? अलका चौहान, यस सर। म्यूट कर लो मैम, आपका बहुत
प्रॉब्लम है शायद। लालिमा साहू। हेलो। हाँ मैम, आपका वॉइस का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ सर की हूँ। लालिमा। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। अच्छा चलो भाई, यहाँ पूछते पूछते टाइम हो जाएगा। असेट बताओ, सिमरन फटाक से बोलो। लाइबिलिटी बताओ, असेट बता चुके हैं, लाइबिलिटी बताओ। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल और लोन फ्रॉम बैंक, जनरल रिजर्व, सर कैपिटल, आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस। पेबल। अच्छा, मेरे तो दिमाग में नहीं घुसा, तुम लोग इतना टफ कॉमर्स का वर्ड बोल दिए। तुम लोग मेरे को थोड़ा उदाहरण, एग्जांपल, सिंपल सामान्य भाषा में समझाओ ना यार, साइंस वाले भी हैं इसमें। सर बैंक की लोन डेट हो गया जो हमको देना है, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमको पे करने हैं, और पे करने हैं वो। क्रेडिटर्स जिनको हमको जिनसे हमने उधारी में लिया उनको हमको अरे वापस पे डेबिटर्स करना है। क्रेडिटर्स मत बोलो, जो साइंस नॉन साइंस बैकग्राउंड है उन लोग तुरंत भाग जाएंगे क्लास छोड़ के मेरा। लेनदार देनदार, मतलब कंपनी ने जिनसे हाँ। उधार लिया है उनका जो उधार चुकता करना है वो वो भी लाइबिलिटी है कंपनी के सर, लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी यानी है, दायित्व है जो कंपनी को उनको पे करना है। पे अब करना प्रॉफिट भी लायबिलिटी है सर। हैं? जी सर। प्रॉफिट भी नहीं। लायबिलिटी होती है। व्हाट? नो। प्रॉफिट लाइबिलिटी होता है? सर मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नहीं सर, मैं एक्सप्लेन सर कर मेरे रहा को हूँ। आप प्लीज बता समझाओ दो ना ना, मेरे को। क्या क्या सर चीज मेरे है, को समझाने समझ नहीं दीजिए। आ रहा सर। हाँ मैं समझाऊंगा ना, मेरे को जानना है प्रॉफिट कैसे जब लाइबिलिटी, ये जब नया बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट है। बनाते हैं हाँ तो जो भाई। भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, और कैपिटल इनडायरेक्टली हमारा क्या बोला जाए लायबिलिटी होता है, इसलिए प्रॉफिट भी उसमें ऐड होता है जो कि बिजनेस को पे आउट करना है, इसलिए प्रॉफिट को वो भी आई लायबिलिटी थिंक माना जाता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा यू आर नहीं होता। टॉकिंग इन अ राइट डायरेक्शन अरविंद, बट द थिंग इज लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट डिविडेंड। नो सर, प्रॉफिट इज आल्सो एडेड ऑन द कैपिटल, दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज नहीं सर, इनडायरेक्टली मैं कह रहा लायबिलिटी। हूँ डिविडेंड सुने हो ना, डिविडेंड क्या होता है? यस सर। सर हाँ। जो आई। प्रॉफिट होता है हाँ। वो तो हम पहले कैपिटल निकाले तो उसके बाद हमको तो जो सर कंपनी का कैपिटल रहता है में वो ऐड होता निकालने है के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट लेते हैं ना हम अपना, तो वो तो हमारा हुआ। जो भी एक्सपेंस को पे करने के बाद जितना बचता है उसको कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, तो मतलब एक प्रकार से लायबिलिटी हुआ सर वो भी। अच्छा। अच्छा, और किसी मैं का तो कोई आज थॉट है इस पे, मेरे को बताओ, फिर मैं बताऊंगा, चालू करूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नहीं प्रॉफिट सर। हर लाइबिलिटी को पूरा करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचती है हाँ देन वो प्रॉफिट कहलाएगा। अगर अभी भी लाइबिलिटी बची है और आपके पास तो अमाउंट उसको कुछ नहीं यस बची है सर, हम तो अब लाइबिलिटी आपकी अगर वो कोई सिर्फ भी और है तो सिर्फ लाइबिलिटी होगी, पहले हम सर मैं पूरी अदरवाइज चीजें नहीं। लाइबिलिटी कंप्लीट करने के बाद हम प्रॉफिट लगते एक हैं। क्वेश्चन में है, जब प्रॉफिट बचता है उसको बैलेंस शीट में ऐड कहाँ करते हैं? बस वो ऐड होता है कैपिटल में, जो कि कैपिटल होता है लायबिलिटी साइड, इसलिए प्रॉफिट भी इनडायरेक्टली रूप से लायबिलिटी हुआ जो कि बिजनेस को पे करना है, रखना नहीं है। प्रॉफिट बाद में अपने रखा शेयर जाता है। होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर को पे करना है प्रॉफिट, इसलिए उसको भी लायबिलिटी माना जाता है सर। इन्वेस्टर्स को दैट्स पे इट। करने के बाद आपकी अमाउंट प्रॉफिट बनती है, ना कि इन्वेस्टर्स को पे करने से पहले। अगर पहले आपके पास कोई अमाउंट नहीं बचती है देन आप लॉस में चल रहे हो। सर आप कुछ बोलिए। अब मैं तुम लोग को एक ज्ञान देता हूँ, इसमें समझना, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है। यहाँ पे ना दोनों का कहना सही है, बट अब थोड़ा ज्ञान वाला चीज सुन लो। तुम प्रॉफिट को किधर रखोगे? कौन कौन है जो लाइबिलिटी में रखेगा? मैं सर। और कौन कौन है जो एसेट में रखेगा? सो मैक्सिमम गर्ल्स लोग एसेट में बोल रहे थे, है ना? हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। आप लोग देखो, अरविंद, इसमें समझना कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? जिस प्रॉफिट को, पहले असेट और लाइबिलिटी से स्टार्ट करता हूं जो नॉन कॉमर्स है उनके लिए। असेट का मतलब, हाँ सुन लो, सर जो भी चीज
जैसे कि मानसिया किसी ने बताया था कि जो भी चीज हमारी संपत्ति होती है, यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कुर्सी है, जमीन है, लैंड है, आपका मशीनरी है, आपका जो कुछ भी वो खरीद के, जिसको कल के डेट में आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे पे रीसेल करके उसके पैसे के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर कोई एक वेल्थ बनाया गया है, जो कुछ भी बनाया गया है, जो हमारी अचल संपत्ति है, दैट विल बी कम अंडर द लाइबिलिटी, सॉरी असेट, असेट। ठीक है, जिस भी चीज की हमको देनदारी है, कल के डेट में हमारे खर्च में दिख रहा है। जैसे कि एक घर वाले के लिए, मान लो आप लोग एक घर में रहते हो, तो जिस घर में आप लोग रहते हो उस घर का जमीन आपका है, उस घर की चेयर आपकी है, उस घर का कंप्यूटर आपका है, ये सब आपकी असेट है। लेकिन आपके घर का टीवी आपका है, आपका कार आपका है, आपका बाइक आपका है, सब कुछ आपका असेट है। लेकिन टीवी देखते हो, उसका आप ईएमआई या डीटीएच का बिल पे करते हो, यस सर। फोन चलाते हो, फोन इज योर्स, दैट इज एसेट। लेकिन फोन का आप रेंटल मंथली ईएमआई देते हो, सॉरी यार क्या बोलते हैं तुम लोग, प्रीपेड का रिचार्ज करवाते हो। कार रखते हो, लेकिन कार की ईएमआई ड्यू है। ठीक है, सो ये सब आपकी लायबिलिटी है, आपके एक्सपेंसेस है, जो चाहो ना चाहो आपको खर्च करना पड़ेगा। सो दिस ऑल कम्स अंडर द लायबिलिटी। असेट एंड लायबिलिटी इज क्लियर? यस सर। अब किसी ने क्वेश्चन उठाया कि प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी। जब प्रॉफिट का, समझना इस बात अच्छे से, प्रॉफिट को यहां पे दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है? जब प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज हम लोगों को डिविडेंड के रूप में अपने स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता है, यानी अपने पार्टनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, आपके कंपनी के शेयर्स लेके रखे हैं ना मान लो, उन शेयर होल्डर्स को जब प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज देना पड़ता है, तो वो आपके जेब खर्च दिखा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, वो आपका खर्चा दिखता है वहां पे, तो को हम लोग लाइबिलिटी में रखेंगे। सो अरविंद वाज राइट हियर। ओके अरविंद? यस सर। लेकिन when आपका कमाया हुआ प्रॉफिट वापस से आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ना कि किसी शेयर होल्डर को दिया जाता है, आपका कमाया हुआ प्रॉफिट वापस से आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो दैट विल बी कम अंडर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसको हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं, सो दैट विल बी कम अंडर असेट, क्योंकि वो बिजनेस में वापस से लग गया है। सो all the girls who are saying कि that will become under the asset, ये वाले पोर्शन के थ्रू असेट में आता है। और जो लोग बोल रहे थे कि नहीं लाइबिलिटी में आएगा, तो अरविंद समझ में आया कहां से लाइबिलिटी में आता है? हेलो? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो फटाक से। हम लोग तो आज यूनिट स्टार्ट ही नहीं कर, चलो यूनिट का ही पार्ट है ये सब। सर डिस्ट्रीब्यूटेड समझ में नहीं आया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है मैडम कि आप सपोज बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप सपोज कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और उस बिजनेस से आप 100 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो। आपके बिजनेस में 4 लोग पैसा लगाए हैं, तो वो चारों लोगों को उनका हिस्सा दोगी, अपना 25 रुपया रखोगी प्रॉफिट का, लेकिन बाकी जो 3 लोग हैं उन लोगों को 25 रुपया दोगी। तो जब तुम अपने बिजनेस में कमाए हुए प्रॉफिट से, क्योंकि उन लोग आपकी कंपनी में आपका अपना हिस्सा भी लगाए हुए थे, तो उनका प्रॉफिट जब आप दान कर रही हो तो आपका खर्च बढ़ गया, आपकी कंपनी का खर्च बढ़ गया ना, उनको उनके प्रॉफिट हिस्सा देना पड़ा। सो दैट विल बी कम अंडर द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 लोगों में। लेकिन आपकी कंपनी ऐसी है कि आप जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, आप लोग डील करके रखें कि जो भी प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, कंपनी में ही जमा कर देंगे, कंपनी के ग्रोथ में लगा देंगे।
सो दैट विल बिकम अंडर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि आपको कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ रहा है अपने लोगों में। सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ मतलब वो जा रहा है डायरेक्ट लोगों में, सो दैट विल बिकम एज अ एक्सपेंस, खर्चा है कंपनी के लिए, फर्म के लिए, सो हम उसको लायबिलिटी में कंसीडर करेंगे। लेकिन जब कंपनी में वापस वो पैसा लग जा रहा है तो हम उसको असेट में कंसीडर करेंगे। क्लियर है अब थॉट? यस सर। किसी को भी? सिमरन, ये वो, किसी को भी? यस सर क्लियर। सर हाँ भाई सर बस एक क्वेश्चन है सर, प्लीज जो बोलना। आखिरी में बचता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ हेलो सर, वो भी तो कैपिटल में ऐड होता है सर, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में। उसका फिनोमिना अलग है। अगर मैं उसको अभी समझाने लग जाऊं ना तो बहुत डिटेल चला जाएगा। तुम कह रहे हो, सही कह रहे हो। जनरली होता क्या है, प्रॉफिट को ना कंपनी शेयरिंग में ले ही लेती है। स्टेक होल्डर्स लोग क्या है, बेवकूफ थोड़ी ना है, पैसा क्यों लगाए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए ना। जनरली एक्सपेंसेस में ही दिखाया जाता है। लेकिन बहुत सी कंपनी, जैसे स्टेक ऑन, मेरी ओन कंपनी है, मेरे को मेरा पैसा नहीं लगाने लेना है, मैं कहीं और से कमा लेता हूँ, मेरे को पूरा पैसा अपने कंपनी में डाल देना है, सो दैट विल बिकम अंडर द नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सो दैट विल बिकम अंडर असेट। मैं जो कमाया राशि है उससे और पैसा जोड़ के मशीन ले रहा हूँ, सो कैपिटल में आ गया। सो पूंजी मैं बाहर से अरेंज किया और मेरे प्रॉफिट का पूंजी करके मैंने डिटेल, तुम और मैं फोन में बात कर लेंगे, तुम्हारा डाउट रहेगा तो ठीक है। यहाँ क्लास में अगर डिस्कशन कराऊंगा तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि उतना डिटेल हम लोग को जाना नहीं है इस क्लास में, ठीक है अरविंद? ओके सर, ओके। बाकी लोग को क्लियर है? यस सर। चलो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप लोग का डिस्कशन राउंड इज ओवर। नाउ वी विल सी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस यूनिट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से हमको डाटा को हम लोग मीनिंगफुल वे पे जान सकते हैं। किसी पर्सन का डॉक्यूमेंट्स, उसके डाटा कितना समराइज पिक्चर बताते हैं, उस डाटा से हम लोगों को क्या क्या जानकारी मिलती है। किसी पर्सन का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे, उसका कितना हकीकत में कमा रहा है, कितना रुपए टैक्स पे कर रहा है, उसकी और लोन तो नहीं है, लोन है तो उसकी और कितनी ईएमआई पट रही है, हर एक चीज का क्लियर क्रिस्टल इमेज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने से मिल जाएगा। जो मेजर टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग को बस नाम याद रखना है यहाँ पे जो आप लोग के कोर्स में है, कि वो 4 टेक्निक कौन से हैं। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, एक कैश फ्लो एनालिसिस, एक ट्रेंड एनालिसिस और एक रेशियो एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि आप बैंक में जब जॉब करोगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा मेरे रेशियो एनालिसिस के थ्रू वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू विल गो देयर, एवरीथिंग विल बी अंडर सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से आपको सारा चीज एनालिसिस करना सिखा दिया जाएगा। सो आपको लेकिन ये पता होना चाहिए, हम लोग ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे कि 4 मेथड वो कौन से हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए। ट्रेंड एनालिसिस, जनरली इसमें ट्रेंड्स और चार्ट देखे, मैं आएगा वो सब बताऊंगा। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, ये 4 चीजों का एनालिसिस बेसिकली हम लोगों को करना पड़ता है। Raw financial data does not provide very useful information by itself. The information provided is not an end in itself, hence no meaningful conclusion can be drawn. A proper analysis can provide valuable insight into a firm. देखो, अगर मैं एक रफ डाटा दे दूं, एक रफ एस्टिमेशन दे दूं किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, क्या वो मीनिंगफुल पिक्चर प्रेजेंट कर पाएगा? रफ कुछ भी एक जस्ट एक डाटा दे दूं, हाँ ऐसा ऐसा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से क्या होता है, सारी की सारी चीजें कंपनी के जैसे एमसीए साइट में चढ़े रहता है, एमसीए साइट में एमओए, एओए, ये सारी चीजें चढ़ी रहती है, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे ही सीए लोग जो होते हैं उन लोग आईटीआर को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कहाँ पे चढ़ा हुआ है, और उससे एक सुपर्ब कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई अच्छे से देखो, मैं तुम लोग को एक चीज समझा रहा हूँ, फिनेंस के लाइन पे ना खाली बैंक नहीं है जॉब करने के लिए, बहुत पैसा कमा सकते हो अगर बहुत से लाइन का तुम लोगों को नॉलेज है। कोई सीए लाइन में चले जाए, कोई ऑडिट एंड टैक्सेशन में चले जाए, कोई कंप्लायंस में चले जाए, कोई क्रेडिट रिस्क में चले जाए, और ये सब भारी इंटरेस्टिंग फील्ड्स है ना, अगर किसी का रियली में मन होता होगा तो। सो
इसमें मतलब अगर आप खुद का फ्रेंचाइजी खोल के भी बैठोगे ना, फॉर्म खोल के, तो तुम लोग बहुत पैसे बना सकते हो अगर इफ यू हैव अ प्रॉपर डिग्री, सर्टिफिकेशन एंड नॉलेज। तो इसका एक मीनिंगफुल तरीके से एनालिसिस करने आना चाहिए, जो फर्म क्रेडिट मैनेजर्स को बैठा के रखे रहती है, जिसको हम लोग सीए कहते हैं, जिन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने में, उसको पढ़ने में, जानने में एक्सपर्ट होते हैं। जब अपन इन चीजों को अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोगों को एक पर्टिकुलर पर्सन का पूरा पिक्चर समझ में आता है कि इस इंसान को हम कितना रुपया लोन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, देंगे तो ये अपना ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। ऑब्लिगेशन मतलब समझते हो ना क्या होता है? तो गए ड्यूटीज। हाँ, मतलब अपना उसके ऊपर जो राशि बकाया है उसको वो देगा नहीं देगा, बीच में लटका तो नहीं देगा। इन सारी चीजों का स्टेटमेंट का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। और हमको ये भी पता चलता है कि कल के डेट में एक क्रेडिट डिफॉल्टर तो नहीं निकल जाएगा, क्रेडिट वर्दीनेस तो है इस इंसान की कि नहीं है, कि लोन दिया पता चल रहा है फर्जी निकल गया। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब पहला यहाँ पे रेशियो दिया है, रेशियो जानने लायक चीज है इसलिए इसको जान लो। The analysis of financial statement are interpreted of financial result of a particular period of operation with the help of a ratio is termed as a ratio analysis। कोई मेरे को बताएगा रेशियो क्या होता है? कोई भी फाइनेंस वाले? अनुपात दो चीजों, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, मतलब दो चीजों में जब कंपेयर किया बराबर जाता है, भागों में बांटना। कौन सा कितने पार्ट में और कितना मतलब दोनों को कंपेयर आपस में किया जा रहा है कि ये कितना है और वो कितना है, उसको रेशियो बोलते हैं। जनरली क्या होता है, साल भर के स्टेटमेंट्स को, साल भर के डाटास को निकाला जाता है, उन डाटा को डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शंस में पुट किया जाता है, पुट करके हम लोग एक कंजर्वेटिव, हमारे पास पुराना फिगर रहता है कि इस रेशियो के बीच में आया तो ये सही। जैसे कि आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो आप लोग, नहीं कभी जरूरत में पड़े, जैसे फैमिली में कोई कराता है तो हम लोग उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट आता है तो वो एक बैंडविड्थ पे रहता है कि इतने से इतने के बीच आया तो वो सही है, इससे ज्यादा आया तो हाई साइड में है, इससे नीचे गया तो लो साइड में है। देखे हो, जैसे सपोज हीमोग्लोबिन का चेकअप कराया, उसमें लिखा है कि 11 से 14 के बीच आया तो हीमोग्लोबिन इज गुड, 14 से ज्यादा आया तो हीमोग्लोबिन बॉडी में ज्यादा है, 11 से नीचे आया तो हीमोग्लोबिन बॉडी में कम है। होता है ना। रेशियो हमको एक ऐसी पिक्चर देता है, रेशियो एनालिसिस के हिसाब से पूरी सी ट्रेंड सेट है कि ये, जैसे कि आप देख लो, क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए, 900 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 700 से नीचे होता है तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। ये कुछ ना कुछ रेशियो एनालिसिस के द्वारा इंपॉर्टेंट डाटास को पुट करके निकाला जाता है। सो हमको एक समराइज पिक्चर मिलता है। सो रेशियो एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। 3 बेसिक एस्पेक्ट्स पे ये फोकस करता है रेशियो एनालिसिस किसी भी बिजनेस के। 3 बेसिक एस्पेक्ट्स क्या क्या है? पहला लिक्विडिटी, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी कौन बताएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कौन बताएगा, सॉल्वेंसी कौन बताएगा? अपना नाम बोलो। सर लिक्विडिटी मतलब मैं मानसी, which can be easily converted into cash. Which can be easily converted into cash or cash equivalent. हाँ। जैसे कि जो भी चीज को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैश के इक्विवेलेंट है। अच्छा, गोल्ड इज लिक्विड ना? यस सर। क्योंकि गोल्ड को हम तुरंत सेल आउट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज किसी भी फर्म के पास लिक्विडिटी होनी जरूरी है, यानी हार्ड कैश या कैश इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट्स होने जरूरी हैं उसके डे टू डे खर्चों के लिए। डे टू डे खर्चा क्या होता है किसी भी फर्म का, कौन बोलेगा? रेंट, सैलरी, रोज का एक्सपेंस, स्टेशनरी, सोशल एक्सपेंसेस, डे टू डे खर्चे हो गए, रेंट हो गए, मशीनरी का मेंटेनेंस हो गया, ऑफिस मेंटेनेंस हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इन सबको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं।
फाइनेंशियल टर्म में डे टू डे खर्चे को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। काम करने के लिए, डेली वर्क करने के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता होती है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नॉन साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ। सो उतना इनफ कैश होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी कौन बताएगा? बहुत सिंपल है, कोई भी बता सकता है। नहीं पता? सर प्रॉफिट पे बेस्ड हो, मतलब प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। बैक टू बैक, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर एक फर्म को बेसिकली प्रॉफिट जनरेट करते रहना चाहिए। अच्छा एक बात बोलो, हम ऐसे कंपनी को लोन देंगे क्या जो ईयर ऑन ईयर निगेटिव प्रॉफिट शो कर रहा है, मतलब लॉस शो कर रहा है? नो सर। नहीं नो सर। सर आवाज नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है? हेलो हेलो। अभी आई सर। हाँ हाँ, अभी आई सर। तो ऐसे कंपनी को क्या हम लोन देंगे जो ईयर दर ईयर निगेटिव प्रॉफिट शो कर रहा है? नो सर। क्यों नहीं देंगे? सर जब वो खुद का वो लॉस हो रहा है उसके खुद के ही वो प्रिंसिपल अमाउंट ही ऐसे में वो पे लोन पे नहीं कर पाएगा। हाँ, सिंपल सा रीजन है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक लोन देने से पहले प्रॉफिटेबिलिटी भी देखता है कि वो ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट शो कर रहा है। हम साल दर साल उसका प्रॉफिट हायर साइड में होना चाहिए, इंक्रीजिंग प्रपोर्शन में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना उसको, कि डिसेंडिंग बोलते हैं? असेंडिंग सर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। थर्ड थिंग है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब बोलो। सर मतलब ड्यू वो डेट पैसे में पे अपने करने की लाइबिलिटी हालत को में। पे कर देना। कितना कोई कंपनी सॉल्वेंट है? हिंदी में बताओ ना यार, मेरे को इसका हिंदी नहीं पता, मैं रुको डिक्शनरी में देखता हूँ। बोलो। शोधन क्षमता। शोधन क्षमता। करदान क्षमता। करदान। हाँ, मतलब अपना मतलब ऋण सर वो पे चुकाने कर में सकता कितना है कि नहीं ज्यादा कर वो सकता। कंपनी हाँ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट एबल है। मतलब हाँ, एबल है एबल उस है। चीज का। हम उस कंपनी को अगर लोन दे रहे हैं तो अपना लोन पे करने में वो कितना एबल है। इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया को बोलते हैं, जो अपना यस लोन सर। पटाने में असमर्थ है। इनसॉल्वेंट, ये वर्ड सुने होंगे। तो ये तीन चीज हम लोगों को लोन देने के पहले रेशियो एनालिसिस में निकालना है। पहला चीज देखना है कि कितना लिक्विड कैश है उसके पास, दूसरा वो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कितना शो कर रहा है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है उसकी सॉल्वेंसी रेशियो कितनी है, सॉल्वेंसी। मतलब वो कितना सॉल्वेंट है साल दर साल, मंथ ऑन मंथ अपनी ईएमआईज पे करने में। ये हम लोगों को लोन देने के पहले याद रखना है। ये पूछा जाता है ये तीन चीज कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स व्हिच सी बिफोर गिविंग अ लोन। तो आप लोग को तीन जो एमसीक्यूज होता है ना, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं वन वर्ड टाइप के, कि 3 वर्ड में आंसर लिखो, 4 वर्ड में आंसर लिखो, या 2 लाइन में लिखो। तो ये सब चीजें ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना इन सब चीजों को। रहेगा ना याद? यस सर। यस सर। रेशियो को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? 4 तरीके से हम रेशियो को निकाल सकते हैं। एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक टर्नओवर रेशियो, एक लिक्विडिटी रेशियो और एक सॉल्वेंसी रेशियो। इसके नीचे जो पॉइंट्स हैं वो बस जस्ट देख लो, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। फंक्शनल क्लासिफिकेशन रेशियो का 4 तरीके से किया गया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम क्या निकालते होंगे? कोई प्लीज बताएगा हमको कि ईयर ऑन ईयर सर वो उसको कितना कंपनी, वो प्रॉफिट हो रहा है। फर्म कितना प्रॉफिट कर रहा है। यस सर। तो मतलब उसकी सालाना टर्नओवर कितनी है, टोटल कमाई कितनी है। इसमें एक्सपेंस भी जुड़े रहेगा, उसमें उसका कॉस्टिंग भी जुड़े रहेगा, उसमें उसका प्रॉफिट भी रहेगा, उसमें रिवेन्यू भी रहेगा। मतलब सालाना उसका टोटल नेट वर्थ कितना है, वो भी हम टर्नओवर रेशियो से निकालते हैं। लिक्विडिटी रेशियो से हम उसके पास ओरिजिनल में कितना कैश अवेलेबल है या कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है, ये लिक्विडिटी रेशियो से निकालते हैं। एंड सॉल्वेंसी रेशियो मतलब उसकी करदान क्षमता, क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, ये हम सॉल्वेंसी रेशियो से निकालते हैं। क्लियर है ये सबको? यस सर।
उसके नीचे के भी 3-3 4-4 मेथड दिए हुए हैं, उतना डीप हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज दैट विल बी नॉट वर्क फॉर यू, इवन वो काम भी नहीं आता। सो आपने को उतना डिटेल्स में नहीं घुसना है। ये 4 क्लियर है कि इसमें किसी को डाउट? टर्नओवर रेडी टर्नओवर क्या है सर? टर्नओवर कौन बताएगा? फिर मैं बताऊंगा। चलो क्लियरिटी देख ले मैं पहले कितना है। साल भर में जितना भी आय व्यय मतलब खर्चा वर्चा या जो भी काम हुआ है, पैसे जहां से आए हैं गए हैं, उसको टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर मतलब सिंपली मींस एक कंपनी ने साल भर में कितना रुपए का व्यवसाय किया है। अब उस व्यवसाय को करने में उस कंपनी को मुनाफा भी हुआ होगा, नुकसान भी हुआ होगा, उसमें उसने असेट्स भी खरीदे होंगे, उसने लाइबिलिटीज भी होंगी जिसमें उसके एक्सपेंसेस लगे होंगे। तो इन सारे को जितने रुपए का उसने रिवेन्यू जनरेट किया। सर आपका टर्नओवर कितना था? तो कोई आदमी क्या बोलता है, सर 3 करोड़ का था लगभग साल भर का। मतलब साल भर में मैंने 3 करोड़ रुपया का माल बेचा। समझ में आया? किसी से आप पूछिएगा कल के डेट में बैंक में जॉब करोगे, लोन डिपार्टमेंट में रहोगे, सर आपका सालाना टर्नओवर कितना है? बोलेगा सर 5 करोड़ रुपया। तो इससे ये मतलब मत निकाल लेना कि 5 करोड़ रुपया का प्रॉफिट किया है, उसमें हर चीज आ गया है। 5 करोड़ का वो सामान बनाया, बेचा, खरीदा, टोटल सामान वो 5 करोड़ रुपया का बेचा है। अब उसमें उसका खर्चा भी है, वो एम्प्लॉय को सैलरी भी दिया है, हर चीज करके वो 5 करोड़ रुपया उस साल का उसका टोटल टर्नओवर था। तो उसको एक आप लोग एक रेशियो के थ्रू निकाल लेते हैं जिसको टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। समझ में आ गया आप? यस सर। सर सॉल्वेंसी वाला, सॉल्वेंसी रेशियो कौन बताएगा? शोधन क्षमता। सॉल्वेंसी मतलब इतना ही होता है मैम कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। मतलब सपोज आपने किसी को, आप बैंक में हो, आप बैंक एम्प्लॉय हो, आपके पास आई और आप बोली कि सृजन सर मेरे को लोन चाहिए, मैंने आपको लोन दे दिया। लेकिन लोन देने के पहले मेरे को एक चीज देखना पड़ेगा कि मैं जितना लोन आपको दे रहा हूं, आप उसमें उस लोन को EMI पटाने के लिए कितने सामर्थ्य है। इस चीज का एनालिसिस करूंगा आपके सालाना इनकम से, आपके पुराने लिए हुए लोन के लोन स्टेटमेंट से, और आप पिछले लोन की EMI प्रॉपरली ऑन टाइम में पटा रहे हैं कि नहीं पटा रहे हैं। सॉल्वेंसी का मतलब होता है सिंपली इन इंग्लिश क्रेडिट वर्दीनेस, यानी आप कितना अपने लोन को नियमतः टाइम बाय टाइम पटा रहे हो। अगर कोई बंदे का हम लोग स्टेटस देखते हैं, उसका क्रेडिट स्कोर पूरा घुसा हुआ है, गिरा हुआ है, 700 रहना चाहिए मिनिमम, 700 क्या 400 है, और वो लोन की EMI कभी देता है कभी नहीं देता, ऐसे इंसान को हम लोग लोन देंगे क्या? जिसकी करदान क्षमता जो बोलो या जो क्रेडिट वर्दीनेस या लोन की EMI मंथली पटाने की जो क्षमता है वो ठीक नहीं है, क्या ऐसे इंसान को लोन देंगे? नहीं सर। चीज है सॉल्वेंसी रेशियो से उसी चीज को चेक किया जाता है। ठीक है, अब क्लियर है? डेब्ट्स पे करने की एबिलिटी चेक करता है वो। हाँ, ये रीपे करने की कैपेसिटी कितनी है, EMI टाइमली पे करेगा कि नहीं, ड्यूज को पे करेगा कि नहीं, इन सारी चीजों को हम लोग जनरली सॉल्वेंसी रेशियो से चेक करते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। सो अब हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पता चल गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सालाना, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब पता है ना, और नेट प्रॉफिट कौन बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या अंतर होता है? उन्हीं सब रेशियोज को दिया है जिनको मैंने समझा दिया तुमको एक एक वर्ड में। जो टोटल प्रॉफिट होता है जिसमें खर्च वर्च सब इंक्लूडेड रहता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट में रहते हैं। उसमें से एक्सपेंसेस को हटा देते हैं कुछ चीजों को, तो वो नेट प्रॉफिट होता है, जो मूल आपका मेन प्रॉफिट होता है। आवाज नहीं आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत से एक्सपेंसेस भी जुड़े हुए रहते हैं, उनको जब आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो आपको एक मेन इनकम मिलती है। जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको अपन नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसमें हमने कितना ब्याज या इनकम या रिटर्न कमाया है, उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसके 4 मेथड जो अंदर में दिए थे, जिसको मैं बोल रहा था ध्यान नहीं देना है,
वही चीजें हैं। टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो आप लोगों को बता दिया हूं। इन्वेस्टर टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आपको इस पे इतना डीप नहीं जाना है। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, नाम बस याद रखना है ये सब चारों का। ठीक है, अगर किसी को एक्स्ट्रा जानना होगा तो जब हम लोग फ्री क्लास करेंगे तो मैं ये बता दूंगा। एंड लास्ट में दिस इज, ये आपका जो लास्ट वाला था सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस चार्जेस रेशियो। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? तो ऐसे जहाँ ना ज्यादा प्रॉफिट लॉस होता है सर। इवन पॉइंट वो होता है जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस जीरो रहता है, जीरो जोन इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। चार्ट से देखो, एक तरफ डॉलर है, डॉलर मतलब रुपए में लिखा है, एक तरफ यूनिट सेल है, कितना सेल हम लोग कर रहे हैं, और इधर डॉलर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये तो डॉलर वाला पैरामीटर है, ये यूनिट सेल वाला पैरामीटर है। अब शुरुआत में कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक चीज समझना, जब कभी भी कोई शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो क्या प्रॉफिट से स्टार्ट होता है? नहीं आदमी अपना खुद का कैपिटल लगाता है, खुद की पूंजी लगाता है, खुद के जेब से रेंटल इनकम देता है। एक बिजनेस को डिपेंड अपॉन द बिजनेस नेचर, एक बिजनेस को सेटल होने में और फिर प्रॉफिट अर्न करने में कुछ वक्त लगता है। एक बिजनेस सपोज इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, अब वो बिजनेस धीरे 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 स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट के पहुंचते तक उस बिजनेस में पैसा जेब से लग रहा है। ऑल्दो यूनिट सेल हो रही है यानी सामान बिक रहा है, पैसा लेकिन यहाँ तक किस में लग रहा है, इस पॉइंट तक जेब से पैसा लग रहा था। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी, ये जो मान लो ये एक्स कंपनी है, इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाना चालू कर दिया, और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यहाँ पे कंपनी की यूनिट्स भी ज्यादा सेल होने लग गई प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे का जो स्टेटस है ये प्रॉफिट शो कर रहा है। जिस पॉइंट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जीरो रहता है उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, ये आई थिंक आप लोग का पढ़ा हुआ होगा बहुत, ये हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में रहता है ब्रेक इवन। यस सर। कैश फ्लो एनालिसिस सिंपल है, कितना आया और कितना कैश निकला, दिस इज नोन एज अ कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो implies for a movement of cash in and cash out in the system। ठीक है, कैश कितना आया और कैश कितना गया, उसमें मतलब कैश फ्लो में हम लोग दो चीजों को देखते हैं, एक रिसिप्ट्स, एक पेमेंट। रिसिप्ट्स मतलब हम लोगों ने जो सामान दिए हैं उसके कितने रिसिप्ट्स हमको मिले हैं, हमको कितनी पैसे हमारे सिस्टम में आए हैं, उस चीज को हम लोग कैश इन कहते हैं। कैश आउट मतलब हमारी लाइबिलिटीज क्या है, कितना हमको पेमेंट करना है, अब वो वर्कर को देना होगा, सैलरी को देना होगा, रेंटल बिल देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बताना होगा, ये सब हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं। सो कितना कैश सिस्टम में आया, कैश, इट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली shows as a movement of cash in and cash out from the system। किसी को कोई डाउट है इसमें? एंड लास्ट वन इज कैश फ्लो एक्टिविटी के ही तीन और पार्ट होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब आपका ऑपरेशनल कॉस्ट में कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है, मशीनरीज को चलाने का कॉस्ट, आपके इंटरनल मैनेजमेंट का कॉस्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हर कंपनी प्रॉफिट बनाता है, सामान बेच के कुछ पैसा वो करवाता है, उस पैसे को किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जहां से उसको 4 पैसे आ रहे हैं, तो उससे इन्वेस्ट करना इन हो रहा है उस सिस्टम में, यानी ये कैश इन हो रहा है। बाद में वो कितना रिटर्न दे रहा है तो कैश आउट हो रहा है, तो कैश इन एंड कैश आउट, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। फाइनेंशिंग एक्टिविटी, जनरली बैंक जो लोन फाइनेंस कर रहा है कंपनीज को या बाहर बंदों को या रिटेलर्स को, तो उसमें अपने जेब से पैसा दे रहा है, बदले में बैंक को क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो जितना पैसा बैंक लोन के रूप में दे रहा है वो तो बैंक की तरफ से कैश आउट है। अगर उसमें पैसे वापस नहीं आए तो दैट विल बी नोन एज अ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो हम लोग किसी को लोन देने से पहले भी उसका कैश फ्लो एक्टिविटी भी चेक करते हैं
कि ये पर्टिकुलर बंदे को अगर मैं लोन देता हूं तो इसका कैश फ्लो एनालिसिस कैसा है, इसके सिस्टम में पैसा आ ज्यादा रहा है कि इसके सिस्टम से पैसा जा ज्यादा रहा है, यानी ये रियल में इसका बिजनेस फ्रूटफुल है या बस ऐसे ही दिखाने का बिजनेस है। तो ये कैश फ्लो एनालिसिस समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो हम लोग का ये यूनिट आज यहाँ पे कंप्लीट है। कल हम लोग क्रेडिट रिस्क असेसमेंट के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, कैसा होता है। तो इसके लिए आप लोग का क्लास यही कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट मैं एंड करूँ सेशन?